दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं अमित सिंह आज आपके लिए क्षेत्र अध्ययन विधि को लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं क्षेत्र अध्ययन विधि के बारे में बताऊँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा भेजा जाने वाला वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो। आइए दोस्तों, चलते हैं क्षेत्र अध्ययन की तरफ। क्षेत्र अध्ययन मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों में या मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में या उनके अध्ययन करने के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण विधि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, क्षेत्र अध्ययन को अंग्रेजी में फील्ड स्टडी मेथड कहते हैं, जो मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। क्षेत्र अध्ययन को स्पष्ट करते हुए कर्लिंगर महोदय ने 1986 में कहा था, क्षेत्र अध्ययन ऐसे अप्रायोगिक अन्वेषण हैं जिनका उद्देश्य वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक चरों के बीच संबंधों तथा अंतःक्रिया का अध्ययन करना होता है। दोस्तों फिर से ध्यान से सुनिएगा। कर्लिंगर महोदय ने 1986 में कहा कि क्षेत्र अध्ययन ऐसे अप्रायोगिक अन्वेषण हैं जिनका उद्देश्य वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में, मतलब कि क्षेत्र अध्ययन का जो कार्य होता है वह किसी नियंत्रित प्रयोगशाला में नहीं बल्कि वास्तविक सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक चरों के बीच संबंधों की अंतर्क्रिया का अध्ययन करना होता है। क्षेत्र अध्ययन को स्पष्ट करते हुए कैंडलैंड महोदय ने सन 1968 में कहा था, प्राकृतिक परिवेश में उत्पन्न होने वाले व्यवहार का स्वाभाविक रूप में ज्यों का त्यों प्रेक्षण करना ही क्षेत्र अध्ययन होता है। अर्थात कहने का मतलब कि किसी प्राकृतिक वातावरण में जाने के पश्चात वहाँ पे मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहा है उसमें कोई संशोधन न करके उसको उसी रूप में अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्षेत्र अध्ययन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्षेत्र अध्ययन इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्र अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत जो परीक्षणकर्ता होता है वह किसी समस्या को लेकर वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में जाता है और अपनी समस्या से संबंधित समाधान को प्राप्त करता है। क्षेत्र अध्ययन विधि के प्रकार। तो क्षेत्र अध्ययन विधि के प्रमुखतः दो प्रकार बताए गए हैं, अन्वेषणात्मक क्षेत्र अध्ययन, परिकल्पना परीक्षण क्षेत्र अध्ययन। अन्वेषणात्मक क्षेत्र अध्ययन ऐसे क्षेत्र अध्ययनों का उद्देश्य परिस्थिति या परिवेश की संरचना, विशेषता तथा विभिन्न कारकों में संबंध ज्ञात करना होता है। जैसे यह ज्ञात करना कि किसी समाज विशेष के लोगों में पूर्वाग्रह का उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, यौन शिक्षा एवं धर्म आदि से क्या संबंध हो सकता है। दूसरा प्रकार है परिकल्पना परीक्षण क्षेत्र अध्ययन। ऐसे क्षेत्र अध्ययनों का उद्देश्य किसी प्रस्तावित परिकल्पना की सत्यता असत्यता की जांच करना होता है। जैसे यह परिकल्पना बनाना कि ग्रामीण लोग अधिक रूढ़िवादी होते हैं, अध्ययन करके इस परिकल्पना को प्राप्त परिणामों के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। क्षेत्र अध्ययन के प्रकारों के बाद आइए जानते हैं क्षेत्र अध्ययन विधि के सोपान क्या क्या होते हैं, मतलब कि किस प्रकार से हम क्षेत्र अध्ययन विधि को करते हैं। इसमें पहला है प्राथमिक योजना। दोस्तों, क्षेत्र अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उसकी प्रारंभिक तैयारी कर लेनी चाहिए। अध्ययन का क्षेत्र, उसके उद्देश्य तथा अध्ययन की अस्थायी योजना, क्रियान्वित करने संबंधित समय सारणी इत्यादि पहले ही बना लेना चाहिए। अगला है अन्वेषी कार्यक्रम। क्षेत्र अध्ययन की प्रारंभिक तैयारी कर लेने के पश्चात अध्ययनकर्ता संबंधित परिस्थिति या समूह में रहकर या उसका बार बार प्रेक्षण करके महत्वपूर्ण कारकों या पक्षों को समझने का प्रयास करता है। तीसरा है शोध अभिकल्प। अन्वेषी कार्यक्रम से प्राप्त प्रदत्तों एवं सूचनाओं के आधार पर क्षेत्र अध्ययन की योजना को अंतिम रूप दिए जाने को ही शोध अभिकल्प के नाम से जाना जाता है। अगला है उपकरणों की जांच। व्यवहारों को मापने के लिए परीक्षणों, सूचियों एवं साक्षात्कार प्रश्नावलियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि पूर्व निर्मित एवं मानकीकृत उपकरण उपलब्ध हैं तो कार्य की सहजता बढ़ जाती है। यदि नए ढंग से परीक्षण या माप बनाने हैं तो उन्हें बनाकर उनकी व्यवहारिकता तथा उपयुक्तता विधिवत जांच लेनी चाहिए। अगला है प्रक्रिया, मतलब कि क्षेत्र अध्ययन के कार्य को हम कैसे संपादित करेंगे, कैसे परीक्षार्थी को बुलाएंगे, किस प्रकार को उसको सम्मान देंगे, कैसे उसको अपने परीक्षण की गोपनीयता के बारे में बताएंगे इत्यादि प्रक्रियाएं।
अगला है पूर्ण क्षेत्र अध्ययन। आवश्यक परीक्षणों, उपकरणों एवं अन्य साधनों को सुनिश्चित कर लेने के बाद चुने गए क्षेत्र में जाकर उत्तरदाताओं की राय प्राप्त की जाती है। इस कार्य में सामान्यतः काफ़ी कठिनाई होती है, अतः अच्छा होगा कि समूह या संगठन के प्रधान, मुखिया या अधिकारी का सहयोग लिया जाए। अगला है सामग्री विश्लेषण। वास्तविक अध्ययन में प्राप्त सूचनाओं तथा व्यवहार के अन्य मापों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे सूचनाओं को वर्गवार वर्गीकृत करना, आवृत्ति वितरण तैयार करना एवं मध्यमान आदि ज्ञात करना। अगला है व्याख्या। प्रदत्तों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की व्याख्या करना किसी शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, जब हमारा अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात हमने उस अध्ययन में क्या परिणाम प्राप्त किया उसी के बारे में बतलाने की प्रक्रिया को अंतिम सोपान के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे जानते हैं क्षेत्र अध्ययन विधि के लाभ क्या क्या होते हैं, क्यों क्षेत्र अध्ययन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला लाभ होता है प्रयोग विधि। जहाँ उपयोगी नहीं है वहाँ भी उपयोगी विधि। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि प्रत्येक अध्ययन नियंत्रित वातावरण में संभव नहीं हो सकते हैं, किसी प्रयोगशाला में ही संभव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में जाने के पश्चात सारा वातावरण कृत्रिम हो जाता है और व्यक्ति का व्यवहार भी बनावटी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें वह कार्य डायरेक्ट फील्ड में उतर के करना पड़ता है। तो जिस जगह पे प्रयोग विधि भी उपयोगी नहीं होती है वहाँ पे क्षेत्र अध्ययन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला है दीर्घ समय प्रेक्षण से समस्या, घटना, व्यवहार का गहन अध्ययन। कहने का तात्पर्य कि यह कार्य बहुत अधिक समय तक चलता है, जिसके कारण हमें उस समस्या, उस घटना या उस व्यवहार के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त होती है। परिस्थिति वास्तविक। यह परीक्षण वास्तविक परिस्थिति में जाकर किया जाता है, इसलिए परिणाम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। प्रत्यक्ष प्रेक्षण। कहने का तात्पर्य कि प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है, जैसे हमने किसी से पूछा कि आपको चोट लगी तो आपको कैसा अनुभव होगा, तो व्यक्ति एक कृत्रिम व्यवहार बताएगा। और प्रत्यक्ष प्रेक्षण जैसे कि कोई सामने आपने किसी को देखा कि उसको चोट लग गई है, तब उसको पूछेंगे तो आप उसकी जानकारी सटीक रूप में प्राप्त कर पाएंगे। अगला है निष्कर्ष पुष्टि के बहुविकल्प। मतलब कि यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं अथवा जो परिणाम प्राप्त होते हैं उस परिणाम की पुष्टि करने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। आगे है दोस्तों क्षेत्र अध्ययन विधि के दोष। तो क्षेत्र अध्ययन विधि के कौन कौन से दोष हैं आइए जानते हैं। इसमें पहला है अपेक्षित सहयोग की कमी। कभी कभी उत्तरदाताओं से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता, मतलब कि हम उनसे प्रश्न पूछने जाते हैं तो उसका सटीक और सही उत्तर नहीं देते हैं, जिसके कारण परिणाम क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। विधिवत नियंत्रण नहीं हो पाता। इस कार्य में क्या होता है कि परीक्षणकर्ता को बहुत कठिनाई आती है। वह वातावरण में जाता है लेकिन कभी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता, तो कभी अपेक्षित वातावरण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण परीक्षण का जो परिणाम होता है प्रभावी हो जाता है। लंबी अवधि तक सहयोग नहीं मिलता है। दोस्तों यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जरूरी नहीं है कि परीक्षणकर्ता हमारे लिए 1 महीने, 2 महीने या 1 साल का समय दे। तो लंबी अवधि तक अगर वही परीक्षणकर्ता हमें नहीं मिलता और बाद में उसको बदल के हमें किसी और परीक्षार्थी को लेना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में परिणाम जो होता है प्रभावित हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया इसका वातावरण नियंत्रित नहीं होता है और परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, प्रयोज्य से या परीक्षार्थी से सहयोग नहीं मिल सकता है, जिसके कारण परिणाम भी अशुद्ध प्राप्त होने की संभावना अत्यधिक होती है। यह था दोस्तों क्षेत्र अध्ययन विधि। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। पुनः आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।